Hello all, welcome to the video lecture series of integrated circuit, and this is lecture number 4. We were studying linear applications of IC op-amp, and in the last lecture we have seen the pin configuration of the IC op-amp. Then we have also seen the block diagram of IC op-amp and different concepts of op-amp. So further, I'm continuing with the different concepts of op-amp. So we have few important points. First of all, you can see I'm having an op-amp with two input terminals. Inverting terminal पर हमने input apply किया है and non-inverting terminal हमारा grounded है. All right. And 7th and 4th pin पर हमारी supply apply है plus VCC and minus VCC. You can also write plus VSAT or minus VSAT, and 6th pin पर हम output ले रहे हैं. So I just want to tell you about the concept of inverting input and non-inverting input. कि inverting input देने पर output पर क्या effect पड़ता है and non-inverting input देने पर output पर क्या effect पड़ता है. So let us see. सबसे पहले हमने जो डायग्राम दिया है इसमें हमने inverting terminal पर input provide किया है जो कि हमारा inverting terminal 2 है. और इनपुट हमने जो अप्लाई किया है वो कौन सा है, वो ये इनपुट है, ये वेवफॉर्म हमने अप्लाई की है. अब हमें पता है कि इन्वर्टिंग इनपुट पर अप्लाई करने का मतलब क्या है, जो आउटपुट है वो इन्वर्ट होके आएगी, वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगी. दैट इज व्हाई मैंने यहाँ लिखा है इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स आर 180 डिग्री फेज शिफ्ट व्हेन द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल. जब इनपुट सिग्नल को इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आप अप्लाई करेंगे तो जो आउटपुट है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगी. So you can see जो हमारे पास आउटपुट है ये एम्पलीफाइड है, मतलब अगर ये हमारे पास 3 वोल्ट का रहा होगा तो अब एम्पलीफाई होके ये 5 वोल्ट्स का हो गया है, -5 एंड दिस इज योर 5 वोल्ट्स. ये आपका 5 वोल्ट्स का हो गया है, बट जो वेवफॉर्म है वो इन्वर्ट हो गई है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो गई है. ठीक है, तो दैट इज व्हाई जब भी हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई करते हैं हमारे पास आउटपुट एम्पलीफाइड एंड इन्वर्टेड आती है. ओके. देन नेक्स्ट इज जब हमने इनपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया है तो आप देख सकते हो इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया है और अब हमारी जो इनपुट है वो हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई की है. तो जब इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल जो हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल 0 डिग्री फेज शिफ्ट पे रहते हैं, मतलब कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होगा. जैसी आपने इनपुट दिया है वैसी ही शेप आउटपुट की आएगी, लेकिन बस एम्पलीफिकेशन हो जाएगी. तो इसीलिए आप देख सकते हो कि इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म में क्या डिफरेंस है, सिर्फ सिग्नल एम्पलीफाइड है लेकिन कोई भी फेज शिफ्ट नहीं है, 0 डिग्री फेज शिफ्ट हुआ है. तो दैट मीन्स यहाँ पर कंसेप्ट जो समझने वाला है वो ये है कि जब भी हम एक इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो आउटपुट आती है वो एम्पलीफाइड प्लस इन्वर्टेड आती है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट में आती है. पर अगर वही इनपुट हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया है तो आउटपुट हमारे पास एम्पलीफाइड आएगी बट विद 0 फेज शिफ्ट, कोई भी फेज शिफ्ट उसमें नहीं होगा. ओके, सो दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ इनपुट एंड द आउटपुट you have received, right? Now next let's talk about the DC power supply. कि DC power supply को भी हमें अप्लाई करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि op-amp में हम 2 DC power supply अप्लाई कर रहे हैं 7th एंड 4th पिन पर, तो उसके भी क्या मेथड हो सकते हैं. तो सामने आपके पास सिर्फ एक सिंबल मैंने रिप्रेजेंट किया है कि 2 इन्वर्टिंग इनपुट्स, 2 टर्मिनल्स पर आपके इनपुट प्रोवाइड किए हैं, 2 टर्मिनल्स पर हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव सप्लाई वोल्टेजेस प्रोवाइड किया, एक हमें आउटपुट मिला है 6th पिन पर. ठीक है, सो फर्स्ट मेथड तो ये हो सकता है कि मैं सिंपल हमने 15 बीसीसी को मैंने +15 वोल्ट दे दिया है, -15 वोल्ट दे दिया है, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं. कनेक्शन देखिए आप, कनेक्शन में मैंने क्या शो किया है, मैंने जस्ट प्लस VCC जो है उसे मैंने 15 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज अपीयर होगी वो कितनी होगी, +15 वोल्ट. ठीक है, एंड -VEE को मैंने अगेन एक बैटरी से अटैच कर दिया है विद -15 वोल्ट की जिसकी बैटरी होगी, एंड देन दिस ग्राउंडेड. तो इस तरह के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के कनेक्शन को हम बोलते हैं डुअल पोलैरिटी सप्लाई. डुअल पोलैरिटी सप्लाई का मतलब क्या है कि जब आप 2 पोलैरिटी की सप्लाई वोल्टेजेस प्रोवाइड करते हो, तो यहाँ पर 2 पोलैरिटी कौन सी है, +15 वोल्ट एंड -15 वोल्ट. तो हमने 2 पोलैरिटीज की यहाँ पर सप्लाई प्रोवाइड की है.
देन हमारे पास आता है सिंगल पोलैरिटी सप्लाई। सिंगल पोलैरिटी सप्लाई का मतलब क्या है कि जब आपने सिर्फ एक टर्मिनल पर पोटेंशियल अप्लाई किया है, आपने एक टर्मिनल पर बैटरी कनेक्ट की है एंड दूसरे टर्मिनल को आपने दूसरे जो सप्लाई वोल्टेज का टर्मिनल है उसे जब आप ग्राउंड कर दोगे तो उस केस को हम सिंगल पोलैरिटी सप्लाई कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने सिर्फ प्लस वीसीसी को बैटरी से कनेक्ट किया है और माइनस वी को मैंने ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक पोलैरिटी दे रही हूँ, दूसरी पोलैरिटी तो जीरो हो गई। तो इस केस में इसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल पोलैरिटी सप्लाई। ओके, देन नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ना क्यों जरूरी है? बेसिकली जब भी हम ओप एम्प की बात करते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करते हैं, तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का प्रिंसिपल क्या होता है? लेट अस सी दैट। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ब्लॉक डायग्राम, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का है, राइट। दिस इज अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर जिसमें हमने दो इनपुट प्रोवाइड किए हैं, V1 एंड V2। VD क्या है? VD है हमारा V1 माइनस V2, मतलब VD जो है वो वोल्टेज है जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल पर अपीयर होती है एंड ये होता क्या है, ये डिफरेंस ऑफ टू इनपुट वोल्टेजेस है। तो VD क्या होगा हमारा? डिफरेंस ऑफ टू इनपुट वोल्टेजेस, मतलब V1 माइनस V2 हमारा VD होगा। और इसकी आउटपुट क्या आती है? आउटपुट आती है हमारे पास V0 इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टू वोल्टेजेस इनटू गेन। गेन इज नॉट मेंशन हियर, लेट मी मेंशन इट, गेन इनटू गेन। अब ये हमारे पास डिफरेंशियल एम्पलीफायर की आउटपुट आती है कि आउटपुट इज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट, या V1 माइनस V2 की जगह आप VD भी लिख सकते हैं, राइट। सो ये बेसिक हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारा ओप एम्प काम करता है कि ये डिफरेंस ऑफ टू वोल्टेजेस को एम्पलीफाई करेगा। बस ओप एम्प में हम फीडबैक को भी यूज करके उसमें डिफरेंट सर्किटरी से हम डिफरेंट कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। ठीक है, सो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जैसे कि हम अभी बात कर चुके थे मोड्स ऑफ इनपुट की, जब हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ मोड होते हैं, लाइक इनपुट मोड होते हैं, लाइक डिफरेंशियल इनपुट मोड होता है, कॉमन इनपुट मोड होता है। तो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको वही मेंशन करना चाहती हूँ। लेट अस सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन है वो डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल की बताई गई है कि डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल क्या होता है। जैसे कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल क्या है आपका? VD है। इट इज द डिफरेंस ऑफ टू इनपुट वोल्टेजेस, राइट। सो यहाँ पर लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट सिग्नल्स V1 एंड V2 इज कॉल्ड द डिफरेंशियल सिग्नल एंड इट इज डिनोटेड बाय VD इज इक्वल टू V1 माइनस V2, राइट। सो इससे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, क्या? दैट द एम्पलीफायर आउटपुट विल बी नॉन जीरो if and only if a differential signal is non-zero value। मतलब अगर ये VD वैल्यू जो है ये नॉन जीरो होगी तो ही आइडियल जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है इसकी वैल्यू आउटपुट की नॉन जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये डिफरेंस जो है ये जीरो हो गया, डिफरेंस जीरो कब होगा? जब ये दोनों वोल्टेजेस सेम होंगी, तो ये जो डिफरेंस है ये जीरो हो जाएगा और उस केस में आउटपुट इसका जीरो आ जाएगा। ठीक है, बट अगर ये डिफरेंस नॉन जीरो है तो इसका आउटपुट भी नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल तो देख लिया, डिफरेंशियल गेन क्या होता है। लेट अस सी दैट व्हाट इज डिफरेंशियल गेन। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारा आउटपुट क्या होता है। आउटपुट इज इनपुट वोल्टेज और डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज VD इनटू गेन। तो जो ये गेन होता है ये हमारा जो होता है ये हमारा डिफरेंशियल गेन होता है। ठीक है, सो AD इज कॉल्ड एज द डिफरेंशियल गेन एंड डिफरेंशियल गेन कैन बी डिफाइंड एज द gain with which the differential amplifier amplifies the differential signal। उस गेन से, जिस गेन से हमारा जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है डिफरेंस ऑफ टू इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, उसे आप डिफरेंशियल गेन बोलते हो। और उसे आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? इट इज एक्सप्रेस्ड एज V0 इज इक्वल टू AD इंटू VD, या अगर आपको AD की फॉर्म में लिखना है तो AD क्या आ जाएगा? V0 अपॉन VD। ठीक है, तो अगर आपको इसको डेसिबल में निकालना है तो डेसिबल में निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम निकालते हैं 20 log of 10 AD, हम इसका 20 log 10 निकाल लेते हैं। सो ये हो जाता है हमारा डिफरेंशियल गेन। अब हमारे पास एक और सिग्नल होता है, अभी हमने डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल स्टडी किया है, तो जब हम डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल देते हैं तो जो गेन हमारे पास आता है वो हमारे पास डिफरेंशियल गेन आता है। लेकिन जब हमारा इनपुट मोड कॉमन मोड सिग्नल होगा तो हमारा जो गेन आएगा वो कौन सा होगा? वो कॉमन मोड गेन होगा। तो उससे पहले हम समझते हैं कि कॉमन मोड सिग्नल क्या होता है। कॉमन मोड सिग्नल जो हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं वो सिग्नल है जब V1 और V2 दोनों सेम हो।
जब आपने दोनों टर्मिनल्स पर सेम पोटेंशियल प्रोवाइड किया होगा तो वो आपका एम्पलीफायर कॉमन मोड सिग्नल कहलाता है कि ये जो Vd है ये क्या होगा, ये हमारा कॉमन मोड सिग्नल होगा व्हेन V1 इज इक्वल टू Vd। और इस केस में हमें पता है कि अगर ये दोनों वोल्टेजेस सेम है तो जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पर इनपुट वोल्टेज जीरो हो गई तो आउटपुट भी क्या हो जाएगी, हमारी जीरो हो जाएगी। ठीक है, so the output voltage produced by an ideal differential amplifier is zero for the common mode signal। जब हम कॉमन मोड सिग्नल देते हैं तो एक आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर जीरो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब कॉमन मोड सिग्नल दिया है तो व्हाट इज द गेन ऑफ सच एम्पलीफायर। कॉमन मोड सिग्नल के केस में गेन कैसा होता है एम्पलीफायर का, लेट अस सी दैट। सो उस केस के लिए हमें पता होना चाहिए कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। बेसिकली कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो बेसिकली हमारा क्या है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर या ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सिर्फ डिफरेंस ऑफ टू इनपुट सिग्नल्स को ही एम्पलीफाई करता है, कॉमन सिग्नल्स को वो रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो कॉमन सिग्नल्स को जो रिजेक्ट करता है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका प्रॉपर्टी ये है कि डिफरेंस को ही एम्पलीफाई करेगा। तो जितना ज्यादा वो कॉमन सिग्नल्स को रिजेक्ट करेगा उतना अच्छा उसका कॉमन सिग्नल्स का गेन होगा, कॉमन मोड का गेन होगा। दैट इज व्हाई इस चीज को हम किससे इस टर्म को हम किससे मेंशन कर रहे हैं, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एबिलिटी ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल। एम्पलीफायर की एबिलिटी कि वो कॉमन सिग्नल्स को रिजेक्ट कर सके और डिफरेंस ऑफ एम्पलीफायर को एम्पलीफाई कर सके, उस एबिलिटी को आप क्या बोलते हो, आप उस एबिलिटी को कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो बोलते हो। ठीक है, और ये रेशियो जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ज्यादा ऑप एम्प कॉमन सिग्नल्स को कैंसिल करेगा और डिफरेंस ऑफ सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा। इसीलिए इसे आप डिफाइन करते हो रेशियो ऑफ द डिफरेंशियल गेन टू द कॉमन मोड गेन। सो आप यहाँ देख सकते हो आई हैव रिटन CMRR is defined as the ratio of differential gain and common mode gain AC, and it is noted by rho. So I have written rho is equal to mod of AD by AC। तो यहाँ फॉर्मूले से भी मेंशन है कि कॉमन मोड गेन अगर डिनोमिनेटर में इंफिनिटी हो जाएगा, अगर कॉमन मोड गेन बहुत ज्यादा होगा तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन इंफिनिटी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। लेकिन हमारा CMRR जो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, इसका मतलब हमारा कॉमन मोड गेन जीरो होना चाहिए। ठीक है, हमारा कॉमन मोड गेन जीरो कब होगा, और ऑब्वियसली अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा कॉमन मोड गेन जीरो ही हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हमारी इनपुट जीरो होगी तो हमारी आउटपुट भी जीरो होगी, गेन हमारा जीरो हो गया। और अगर कॉमन मोड गेन जीरो हो गया तो जीरो होने की वजह से अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर ये टर्म जीरो हो गई तो समथिंग अपॉन जीरो इज इंफिनिटी, तो CMRR हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होता है तो इसका मतलब ये है कि जो एम्पलीफायर है वो मैक्सिमम कॉमन सिग्नल्स को रिजेक्ट करेगा और डिफरेंस ऑफ सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा, राइट। सो दैट इज व्हाई CMRR ऑफ एनी op amp should be infinite ideally। All right, and in the last I want to show you the equivalent circuit of op amp। So ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है op amp का with two inverting inputs। अभी तक हम सिर्फ सिंपल सर्किट देख रहे थे कि हमारे पास ये op amp है, हमारे पास दो इनपुट्स हैं, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, एक हमारे पास आउटपुट है, दो हमारे पास वोल्टेज सप्लाईज हैं। अभी तक हम सिर्फ ये सर्किट देख रहे थे, पर इस op amp के अंदर क्या सर्किट था वो हम देख रहे थे। अब वो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि यहाँ पर एक इन्वर्टिंग टर्मिनल है, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, सेम हमारे पास आउटपुट है, दो वोल्टेजेस सप्लाई हैं। लेकिन अंदर क्या हो रहा है, अंदर हमारे पास एक इनपुट रेजिस्टेंस है RI, एक आउटपुट रेजिस्टेंस है RO, ये हमने गेन मेंशन किया हुआ है, ये इसके अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, so, हमारा ये इक्विवेलेंट सर्किट है, राइट क्लास। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये हमारा आज का लेक्चर है, आप इसे रिवीजन कीजिए। इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, and in the next lecture we'll see the ideal and the practical characteristic of